अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा जी, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। और इसके अंदर बेटा हम बात करेंगे कि स्टोकियोमेट्री क्या है। चैप्टर का नाम ही स्टोकियोमेट्री है। कई टीचर्स और कई स्टूडेंट इसको स्टीशियोमेट्री पढ़ते हैं, पर हम ये चाहेंगे कि आप इसको स्टोकियोमेट्री पढ़ें क्योंकि यही इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, स्टोकियोमेट्री। अभी ज़रा हम बात करते हैं कि स्टोकियोमेट्री बेटा क्या होती है। स्टोकियोमेट्री समझाने से पहले मैं आपको एक केमिकल इक्वेशन बताना चाहूँगा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। सबसे पहले एक केमिकल इक्वेशन देखें बेटा। ये एक केमिकल इक्वेशन है जिसके अंदर मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। अब तुम सबको ये बात पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा मतलब होता है चूने का पत्थर। अच्छा, मेरे पास है HCl और उसके 2 मोल्स हैं। ये बेटा मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि तेजाब। तो एक तरफ है बेटा मेरे पास चूने का पत्थर और दूसरी तरफ है बेटा तेजाब। अच्छा बेटा, अभी होगा ये, जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में याद रखेगा, जब भी दो चीज़ें आपस में रिएक्शन करते हैं तो पहली चीज़ का हमेशा पहले वाला और दूसरी चीज़ का हमेशा दूसरे वाला आपस में चिपकेंगे। पहली चीज़ में जो पहले लिखा हुआ है और दूसरी चीज़ में जो दूसरा लिखा हुआ है वो आपस में चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये बेटा एक नमक है, खाने वाला नहीं मगर नमक है, तो बना CaCl2। उसके बाद यहाँ पर मेरा बेटा 2 हाइड्रोजन है और साथ में प्यारा बेटा 1 ऑक्सीजन है। अब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये बेटा बनेगा H2O। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O। तो बाकी बेटा हमारे पास क्या बचा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एक रिएक्शन है जो हमने समझ लिया। अच्छा, ये रिएक्शन आपसे क्या कह रहा है? ये रिएक्शन तो आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन ये रिएक्शन मुझसे बातें कर रहा है। मुझे ये बोल बोल कर बता रहा है। जैसे ये मुझे क्या बोल कर बता रहा है? ये मुझे बोल कर बता रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट लेना है 100 ग्राम। ये मुझे बोल कर बता रहा है, मुझे कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने हैं 73 ग्राम। अगर बेटा हम 100 ग्राम ये ले लें, 73 ग्राम ये ले लें, तो जब ये दोनों आपस में चिपकेंगे तो इनके चिपकने से बनेगा 111 ग्राम ये बेटा 18 ग्राम पानी और 44 ग्राम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन मुझे बोल बोल कर बता रहा है, ये मुझसे बात कर रहा है, मुझे बता रहा है कि भाई साहब तुमने मुझको कितना लेना है, तुमने मुझको कितना लेना है, और जब तुम आपस में हमको चिपकाओगे तो उससे हम कितने कितने ये बनाएंगे। ये मुझसे बातें कर रहा है। अब यही जो एक्सपर्टीज़ है, यही जो महारत है, या यही जो कॉन्सेप्ट है, वही होता है स्टोकियोमेट्री। आपको इससे बेस्ट स्टोकियोमेट्री कोई नहीं बता सकता। स्टोकियोमेट्री क्या है? स्टोकियोमेट्री दरअसल एक वो कॉन्सेप्ट है, एक वो महारत है जिसमें तुम किसी भी रिएक्शन को देख कर बता सकते हो कि रिएक्टेंट्स कितनी मिकदार में लेने हैं और उससे प्रोडक्ट्स कितनी मिकदार में बनेंगे, सिर्फ देख के, जस्ट बाय लुकिंग एट। यानी इसको सिर्फ देख कर बता सकते हो कि रिएक्टेंट्स कितने लेने हैं और उनसे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कितने कितने बनेंगे। क्लियर है? अभी थोड़ा फील हुआ है स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज कितनी लेनी है और उससे कौन कौन सी चीज कितनी कितनी बनेगी। क्लियर है? तो स्टोकियोमेट्री इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बेटा ऐसी चीजें जो आपस में रिएक्शन करती हैं इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और ऐसी चीजें जो नहीं बनती हैं उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर बता देना कि रिएक्टेंट्स कितनी अमाउंट में लेने हैं और प्रोडक्ट्स कितनी अमाउंट में बनेंगे, यही है स्टोकियोमेट्री। अच्छा, आप ना इस चैप्टर का बिल्कुल एंड पे चले रहो। जब आप इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी टॉपिक देखोगे ना, तो आखिरी टॉपिक के अंदर ये रिएक्शन और ये नीचे सारी वैल्यूज लिखी होंगी, तो अब आपको समझ आ जाएगा। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम इस काबिल हो जाओगे, अगर अच्छे से पढ़ा तो भाई। अगर तुमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम इस काबिल हो जाओगे कि रिएक्शन तुमसे बातें करने लग पड़े। क्लियर है? अब अच्छी या बुरी वो बाद में देखेंगे। आगे देखिए। अच्छा, ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो स्टोकियोमेट्री है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये एक लॉ पर बेस कर रहा है पूरा चैप्टर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि मैस ना तो ज़ाया हो सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। कैसे समझाएं? जैसे एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास 1 किलो गोश्त है और 1 किलो चावल है। अब 1 किलो गोश्त 1 किलो चावल को मिलाकर बिरयानी बनाई, मगर बननी कितनी चाहिए? 2 किलो, क्योंकि 1 किलो गोश्त 1 किलो चावल, तो इनसे बिरयानी बननी चाहिए 2 किलो। मगर अगर 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल मिलाने से बिरयानी 2.5 किलो बन जाए, ये तो ज़्यादा हो गई। यहाँ पर 1.5 किलो बन जाए,
यहाँ पर कम बन जाए, मतलब कुछ बिरयानी यहाँ तो ज़ाया हो जाए, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बिरयानी बन जाए। तो ऐसे केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को कांस्टेंट रहना चाहिए, मास को ज़्यादा कम होना नहीं चाहिए। तो 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल से हमेशा 2 किलो बिरयानी बननी चाहिए। अगर 2 किलो से ज़्यादा या कम बन जाए, यानी मास या तो बन जाए, क्रिएट हो जाए, तभी तो ज़्यादा हुआ, या फिर मास डिस्ट्रॉय हो जाए, तभी तो मास 1.5 किलो रहेगी बिरयानी। तो एक्चुअल में मास ना तो ज़ाया होना चाहिए और ना ही मास क्रिएट बनना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बढ़िया काम करेगा। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बढ़िया काम कर रहा है तो स्टोइकियोमेट्री अच्छे से फिटेड बैठेगा, समझे। तो अभी इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा जी, अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम लिया, HCl हमने 73 ग्राम लिया, तो ये टोटल हो गया 173 ग्राम। तो इनको भी टोटल मिलाकर 173 ग्राम ही बनना चाहिए, यानी जितने रिएक्टेंट्स या जितनी अमाउंट रिएक्टेंट्स की ली है उतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट्स भी बनने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 173 ग्राम लिए हैं तो ये 175 बन जाए, या अगर ये 173 लिए हैं तो ये 170 ग्राम बन जाए, मतलब ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर ये भाई साहब 173 तो ये भी 173 ग्राम। क्लियर है। अभी आगे देखें तो केमिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि पानी का फॉर्मूला क्या है, तो तुम बताओगे सर पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अब ये तुम्हें क्या बता रहा है, ये दो बातें तुम्हें बता रहा है। ये तुम्हें बता रहा है कि पानी के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, टाइप ऑफ एटम्स, टाइप ऑफ एटम्स। यानी तुम्हें ये बता रहा है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन भी है और पानी में ऑक्सीजन भी है, मगर कितने हाइड्रोजन है कितने ऑक्सीजन है ये भी बता रहा है। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी नंबर ऑफ एटम्स। तो दरअसल जब भी किसी चीज का फॉर्मूला लिखा जाता है, जब भी किसी केमिकल का फॉर्मूला लिखा जाता है, तो वो आपको 2 बातें बता रहा होता है कि उसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं और कितने कितने मौजूद हैं। क्लियर है। अभी हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेटा जी, अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एक जैसे एटम्स आपस में चिपक कर एलिमेंट्स बना देते हैं। फिर से सुन लीजिए, सेम एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट्स। एक जैसे एटम, जैसे ऑक्सीजन के 2 एटम्स चिपक गए, नाइट्रोजन के 2 एटम्स चिपक गए, हाइड्रोजन के 2 एटम्स चिपक गए, ऑक्सीजन के 3 एटम्स चिपक के ओजोन बना देंगे, O3। ये जो नीला आसमान आपको नजर आ रहा है भाई, ओजोन। अच्छा, फिलहाल हमें बात समझ आ गई। एक जैसे एटम्स आपस में चिपक कर बनाते हैं एलिमेंट्स। और अगर बेटा डिफरेंट एटम्स आपस में चिपक जाएं, डिफरेंट एटम, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये पानी, ये वाला, इसमें डिफरेंट एटम, अगर डिफरेंट एटम्स आपस में चिपक जाएं तो वो चिपक के बनाएंगे कंपाउंड। तो ये आपने 2 बातें समझ ली है। एक जैसे एटम्स चिपके तो एलिमेंट बन गया, डिफरेंट एटम्स आपस में चिपके तो कंपाउंड बन गया। अब जो एलिमेंट्स हैं वो 2 तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो सेम तरह के एक जैसे एटम्स आपस में चिपके और एक जैसे एटम्स चिपक कर एक बड़ा ग्रुप बना लें, तो इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ एटम्स। या फिर एक जैसे एटम्स आपस में चिपके और छोटे छोटे ग्रुप बना लें, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। जैसे बचपन के अंदर मॉर्निंग असेंबली हुआ करती थी, अभी तो यार खत्म हो गई है, वैसे पता नहीं शायद किसी स्कूल में होती होगी, मैंने तो नहीं अभी देखी, तो अभी ये काफ़ी कम हो गई है। लेकिन हमारे बचपन में मॉर्निंग असेंबली हुआ करती थी। अब जब तुम्हारी मॉर्निंग असेंबली होती है तो उसके अंदर तुम सारे दोस्त खड़े हो जाते हो पूरे स्कूल के, एक बड़ा ग्रुप बनाकर, तो वो होता है एग्रीगेट ऑफ एटम्स। लेकिन जब छुट्टी होती है फिर तुम अपने बदमाश दोस्त के साथ ही बस जा रहे हो, है ना सर, तो 2-2 3-3 लड़कों के ग्रुप बन जाते हैं, वो अपने अपने घरों में जा रहे हैं, वो क्या है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। तो याद रखेगा, एक जैसे एटम्स आपस में चिपक कर, मतलब एक जैसे सभी स्टूडेंट्स हैं ना, तो असेंबली के अंदर तो सभी स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब ये एक जैसे एटम्स आपस में चिपक कर एक बड़ा ग्रुप भी बना सकते हैं और एक जैसे एटम्स चिपक कर छोटे छोटे ग्रुप भी बना सकते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स या सेपरेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। अच्छा, जब एक जैसे एटम चिपक कर एग्रीगेट ऑफ एटम, यानी एटम्स आपस में चिपक कर एक बड़ा ग्रुप बनाए, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा मार्कर है और ये मार्कर कार्बन का बना हुआ है। अब इसमें करोड़ों कार्बन के एटम्स होंगे, करोड़ों कार्बन के एटम्स। तो सवाल ये इसका मैं क्या फॉर्मूला लिखूं, तो मैं एक काम करूंगा, अब इसमें चूंकि करोड़ों कार्बन के एटम्स हैं, एग्रीगेट ऑफ एटम्स, बड़ा ग्रुप है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से किसी एक कार्बन का नाम लिख दूंगा बस, यानी मैंने लिख दिया C, दैट्स इट। अच्छा, इसी तरह अगर मान लीजिए कि ये मार्कर लोहे का बना हो, तो अब इसमें लोहे के करोड़ों एटम्स हैं, तो अभी सवाल है फिर इसको मैं कैसे लिखूं, मैं किसी एक लोहे के एटम का नाम लिख दूंगा, यानी Fe। अच्छा, इसी तरह मान लीजिए कि ये मार्कर मेरे पास कैल्शियम का बना हो। कैल्शियम आप सबने देखी ना बेटा, वो कैल्शियम की गोली भी होती है जिसको पानी में डालते हैं, ऑरेंज कलर के बुलबुले से भी बनते हैं, वो वाली। अभी वो कैल्शियम की गोली के अंदर लाखों करोड़ों कैल्शियम के एटम्स होंगे और वो एक जैसे एटम्स आपस में चिपके बैठे हैं। अभी सवाल ये कि एक जैसे एटम्स के चिपकने से वो कैल्शियम की गोली तो बन गई, लेकिन अब उसका हम फॉर्मूला क्या लिखें, तो फॉर्मूला क्या, बस एक कैल्शियम के एटम का नाम लिख दो, यानी Ca। तो याद रखिएगा, जब भी एटम्स आपस में चिपक के एक बड़ा ग्रुप बना लें तो बस आप किसी एक का नाम लिख दो, दैट्स इट। लेकिन जब हमारे पास छोटे छोटे ग्रुप बने, यानी जब एटम्स आपस में चिपके और छोटे छोटे ग्रुप बने, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, तो फिर आपने पूरा पूरा नाम लिखना है। जैसे अगर 2 हाइड्रोजन के एटम्स चिपक के हाइड्रोजन गैस बना दें तो फिर पूरा लिखो H2। इसी तरह 3 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में चिपक के ओजोन बना दें तो पूरा लिखो O3।
अभी वापस आते हैं और हम बात करते हैं कंपाउंड में। आपको याद होगा मैंने अभी बताया था कि अगर डिफरेंट एटम्स आपस में चिपके तो डिफरेंट एटम्स के चिपकने से बनता है कंपाउंड। अब कंपाउंड हमारे पास ना दो तरह के हैं, एक तो वो कंपाउंड है जो कि आयोनिक होते हैं और एक वो है जो कोवलेंट कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? वो कंपाउंड जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स आपस में चिपके और उनके ऊपर चार्ज भी आ जाए, मतलब उनके दरम्यान में आयनिक बॉन्ड बन जाए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए। पिछले चैप्टर के अंदर तुमने पढ़ लिया। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर प्लस माइनस वाली चीजें पाई जाती हों तो उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे मेरे पास है नमक, तुम सबको नमक का फॉर्मूला पता है NaCl। अब नमक के अंदर Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब चूंकि इनके अंदर प्लस माइनस वाली चीजें पाई जा रही हैं तो क्या ये आयोनिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। आयोनिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? जिसके अंदर प्लस और माइनस वाली चीजें पाई जाती हों। जैसे कि बेटा हमारे पास है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। अच्छा, कैल्शियम पर +2 चार्ज, फ्लोरीन पर -1 चार्ज। अब चूंकि इसके अंदर भी प्लस माइनस वाले आयन्स मौजूद हैं, इसका मतलब ये भी आयोनिक कंपाउंड है। अच्छा, उसके बाद जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, जैसे नमक सॉलिड फॉर्म है। अब रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड्स का जब भी फार्मूला हम लिखेंगे तो उस फार्मूले को स्पेसिफिकली उस फार्मूले को हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट, और ये एम्पिरिकल फार्मूला है। यानी अगला लेक्चर एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर आएगा तो उसमें हम लिखेंगे। अभी बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के हैं। अगर तो डिफरेंट एटम्स आपस में चिपके और उनके दरम्यान में कोवलेंट बॉन्ड बन जाए तो इसको हम कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे पानी है, जैसे अमोनिया है, जैसे CH4, मीथेन, या घरों पर इस्तेमाल होने वाली सुई गैस। तो फिलहाल हमने बात समझ ली है कि कंपाउंड क्या है। डिफरेंट एटम्स आपस में चिपकेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। अगर तो कंपाउंड के अंदर प्लस माइनस वाली चीजें पाई जा रही हैं तो आयोनिक कंपाउंड है, और अगर नहीं पाई जा रही तो कोवलेंट कंपाउंड है। अच्छा, उसके बाद हैशटैग नोट में याद रखेंगे कि जो हमने सारी बातें अभी तक समझी इसमें हमें केमिकल फार्मूला क्या समझ रहा है। केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला शोज ऑल टाइप्स ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर। ये तो बस 9th क्लास की असल में ये डेफिनेशन है। केमिकल फार्मूला ना तुम्हें सिर्फ टाइप ऑफ एटम्स बताएगा बल्कि नंबर ऑफ एटम्स भी बताएगा। तो हम ये चाहेंगे कि तुम इसको याद रखें।